प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। रघु ऐसा मत करो, मेरा एक छोटा बच्चा है। मेरा भी था और न्याय मैं खुद करूंगा। नहीं रघु, नहीं नहीं। ये इस महीने का दूसरा मर्डर है और ठीक उसी तरीके से इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है जिस तरीके से पहले मर्डर हुए हैं। कातिल लोगों को एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पर टांग देता है। क्या ये केस रघु और उसके परिवार से जुड़ा है? ये जानने के लिए देखते रहिए। रघु अपनी पत्नी जेस्सी और अपने बेटे सनी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। रघु अपनी पत्नी और बेटे को अपनी नई कार में घूमने के लिए ले जा रहा था। पापा, ये कार तो बहुत अच्छी है, आप मुझे रोज स्कूल इसी में छोड़ेंगे ना? हाँ बेटा, तुम इसी कार से अब रोज स्कूल जाया करोगे। ये आई लव यू पापा। बहुत ही अच्छी कार है रघु, आखिर में हमने कार ले ही ली। मुझे भी चलाना सिखाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। रघु अपनी कार में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा एडवर्टाइजिंग होर्डिंग लगा हुआ था जिस पर मंत्री की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आइए ना। नहीं नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, अभी केक खाया ना तुमने। जाने दो जेस्सी, आज बाहर आए हैं घूमने के लिए, तो उसे जो खाना है खाने दो। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तुम्हारे ही लाड प्यार से बिगड़ जाएगा ये। जाओ और जल्दी आना आइसक्रीम लेकर। रघु सनी के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। रघु जैसे ही आइसक्रीम खरीदकर अपनी कार के पास बढ़ता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और सनी कार की विंडो से बाहर निकलकर अपने पिता को देखकर मुस्कुराता है। तभी वो बड़ा सा एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर जाता है। सनी! नहीं 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 नहीं, सनी, जेसी, नहीं। रघु की जिंदगी मानो एक पल में चकनाचूर हो गई। सनी और जेसी दोनों उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। रघु अपने आप को संभालता है और पुलिस में एडवर्टाइजिंग होर्डिंग वालों के खिलाफ शिकायत करने जाता है। मुझे उन एडवर्टाइजिंग होर्डिंग वालों के खिलाफ शिकायत करनी है। मेरी बीवी और बच्चा सब उसके नीचे आकर मर गए। तुम तो नहीं मरे ना, वो होर्डिंग मंत्री शुक्ला का था, उनके खिलाफ थोड़ी हम कुछ करेंगे ना बाबा ना। सुन पुलिस, अपना काम कर, मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। तू शिकायत लिख, फिर बनाकर फाइल मुझे भेज, मैं खुद देख लूंगा कि उसके बाद मुझे क्या करना है। अरे सर जी, गुस्सा काहे होते हो? बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा ले दे के खत्म करो, मैं खुद मंत्री जी से बात करूंगा। जितना बोला है उतना करो और फिर लिखो। रघु पुलिस स्टेशन से जाने लगता है। तभी रघु टीवी पर रिपोर्टर को कहते हुए सुनता है, आज सुबह पेट्रोल पंप पर एक एडवर्टाइजिंग होर्डिंग गिर गया जिससे बहुत लोगों की जान चली गई। लोग पेट्रोल पंप पर नारे लगा रहे हैं, जस्टिस फॉर द फैमिली। मगर जो चला गया है वो तो चला गया। अब इन लोगों को क्या न्याय चाहिए? इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए ये जस्टिस फस्टिस कर रहे हैं। जब तुम लोगों के साथ ऐसा होता ना, तब तुम्हें मालूम पड़ता। रघु पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। पुलिस वाला मंत्री के घर जाता है जहाँ पर वो रिपोर्टर और एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्टर भी खड़े होते हैं। मंत्री जी, ये रघु इस केस को ऊपर तक ले जाने की बात कर रहा है। वो कोई हाई कोर्ट लॉयर है। इस हादसे में उसकी बीवी और बच्चा भी चल बसे थे, उसका कुछ करना होगा मंत्री जी। सबको मैंने पैसे खिला दिए हैं, इसे भी पैसे खिला देंगे। नहीं मानेगा, देख चुका हूँ, उसने साफ साफ मना कर दिया। जब घी सीधे हाथ से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपको जो करना है जल्दी करना होगा। अगर ये कोर्ट में पहुंच गया तो ये खबर मुझे अपने चैनल पर दिखानी ही होगी। एसपी, उसे मेरे फार्म हाउस पर बुलाओ, मैं उससे खुद बात करूंगा। एसपी उसे थाने में बुलाता है और कहता है कि मंत्री साहब ने उसे फार्म हाउस पर बुलाया है और जो उसके साथ हुआ उसका उन्हें बहुत खेद है। वो बस उससे कुछ बात करना चाहते हैं।
मैं आ तो जाऊंगा, मगर ये केस मैं लड़कर रहूंगा। रघु मंत्री के फार्म हाउस पर पहुंचता है, जहां पर उसके साथ 2 गुंडे और पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। आओ आओ रघु, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चाय वगैरह लोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है। आप बताइए कि आपको क्या बात करनी थी। इस केस को तुम वापस ले लो। कुछ पैसे वैसों की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा। इतना पैसा देंगे कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। वैसे भी केस करने से तुम्हारी मरी हुई पत्नी और बच्चा वापस आ जाएंगे क्या? मुझे अगर पैसों का पहाड़ भी दोगे ना, तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी दुनिया ही मुझसे तुम लोगों ने छीन ली है। मैं ये केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी, फिर तुम हंसते रहना। हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम माने नहीं। पकड़ लो इसे और जस्टिस दिलाओ, इसे जिंदा गाड़ कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं। सब मिलकर उसे फार्म हाउस के पीछे जिंदा गाड़ देते हैं। वो चीखता रहता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। अब करते रहना केस जमीन के नीचे से। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। उस रात पूरा चांद आसमान में निकला होता है। जंगल में एक लाल आंख दिखाई देती है, एक खूंखार भेड़िया जिसके गले में मोतियों का हार था और उसके माथे पर तीसरी आंख थी। वो वहां पहुंचता है जहां पर रघु को गाड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर वो भेड़िया आसमान में पूरे चांद को देखकर तेजी से हाउल करता है और वहां से निकल जाता है और वो बाहर आ जाता है ज़ॉम्बी के रूप में, बड़े नाखून और बेमिसाल ताकत के साथ। सबसे दर्दनाक नाक टूटना या पैर टूटना नहीं है, बल्कि सबसे दर्दनाक जिनके साथ तुमने यादें बनाई हैं, उनका खुद याद बन जाना है। सबसे पहले वो उन 2 गुंडों के पास जाता है। आज तो मंत्री शुक्ला बहुत खुश थे। उन्होंने इतनी अच्छी रकम दी, वो भी बस एक इंसान को मारने के लिए। सही कह रहे हो, हमें ऐसे ही उनका काम करते रहना चाहिए, और उनके लिए हम किसको मार सकते हैं ये सोचना पड़ेगा हमें। उनके पीछे ही रघु खड़ा होता है। मैं कुछ मदद करूं इसमें? रघु उन्हें बीच में से काट देता है और उन्हें हाईवे के एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पर टांग देता है, ठीक मंत्री के पोस्टर के बगल में। ये देखकर सुबह सुबह वहां से जाने वालों का दिल मानो दहल सा जाता है। एसपी, ये सब क्या हो रहा है? जाओ और देखो किसने किया ये। हाँ सर, अभी जाता हूँ। एसपी अपनी कार में बैठता है। उसकी गलती बस इतनी होती है कि वो अपने साथ कार में किसी और को नहीं बिठाता। एसपी साहब, कैसे हैं आप? कौन है? कौन है? पहचाना नहीं क्या? आपने नाइंसाफी की थी, सोचा नाइंसाफी तुम्हें वापस दे दूं। रघु उसे मार देता है और तीसरे दिन रिपोर्टर अपने स्टूडियो से बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए निकलती है। मंत्री जी, ये सब क्या चल रहा है? पहले वो 2 गुंडे और अब एसपी सर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये रघु का काम तो नहीं। मैं अभी आपके घर आ रही हूँ। वो रिपोर्टर रिक्शा पकड़ने लगती है। रिक्शा, रिक्शा। कहाँ जाना है मैडम? बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको आपकी मंजिल पर। ठीक है। वो रिपोर्टर को मंत्री के घर ले जाता है। वहां जाकर वो मंत्री के घर का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही मंत्री दरवाजा खोलता है, वो अपने दरवाजे पर उस रिपोर्टर का सिर टंगा हुआ देखता है। उसकी सांसें मानो बंद सी हो गई हो। वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर रघु होता है। तुम रघु? तुम यहाँ कैसे? कमाल है मंत्री जी, मेरी ऐसी सूरत होने के बाद भी आपने मुझे पहचान लिया। अच्छी बात है।
मुझे माफ कर दो रघु, वो होर्डिंग मेरी वजह से नहीं गिरा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे परिवार की भी नहीं थी, उनको किस बात की सजा मिली फिर? बच्चा था छोटा मेरा, बताओ उसको किस बात की सजा मिली मंत्री जी? आज आप न्याय का स्वाद चखिए। रघु मंत्री के पेट में से अपना हाथ आर पार कर देता है और उतने में ही कोई ऊपर वाले माले से चीखता है, पापा पापा, मैं नीचे आ जाऊं? मुझे आइसक्रीम खानी है। रघु वहां से निकल जाता है। इंस्पेक्टर अश्विन थाने में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। अचानक से एक कैदी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। बचाओ! अरे कौन है भाई, क्या हो गया? वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लॉकअप की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? साहब ये देखिए, पता नहीं कौन है। मैं तो इस लॉकअप में अकेला था, फिर ये कहां से आ गया? कितनी भयानक हंसी हंसे जा रहा है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अभी देखता हूँ कौन है। अश्विन ने ताला खोला और जैसे ही लॉकअप के अंदर गया, चादर में छिपा वो आदमी और जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर एक बार को इंस्पेक्टर अश्विन भी डर गया था। फिर उसने खुद को हिम्मत बंधाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे कौन है तू? अश्विन जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, वो चादर समेत दीवार की तरफ खिसकता जा रहा था। अश्विन ने दीवार के पास पहुंचकर हिम्मत करके अचानक से कपड़ा उठाया, लेकिन उस कपड़े के नीचे कोई नहीं था। ओह माय गॉड! कैदी चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। इंस्पेक्टर अश्विन ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने त्रिशूल लिए एक बहुत ही भयानक आदमी खड़ा था। चेहरा नीला पड़ा था और वो अपनी खून भरी आंखों से अश्विन को घूर रहा था। भीमा? अश्विन के इतना कहते ही उसने एक हमला ऐसा किया कि त्रिशूल अश्विन के पेट को चीरता हुआ आर पार हो गया। सुबह की ड्यूटी करने जब इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा तो अश्विन को मरा हुआ देखकर उसको बहुत हैरानी हुई। उसने बाकी कैदियों से पूछताछ की। साहब, हम कुछ देख तो नहीं सके, बस रात को उस लॉकअप में बंद कैदी जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर दरोगा बाबू ने लॉकअप खोला और वो भी लॉकअप के अंदर चले गए। उन दोनों के अलावा किसी की भयानक हंसी भी सुनाई दे रही थी। बस उसके बाद वो कैदी हमें बाहर भागता हुआ नजर आया। ये सुनकर इंस्पेक्टर माधव को कुछ समझ नहीं आया। उसको लगा कि उस कैदी ने ही अश्विन को मारा होगा, लेकिन वो तीसरा आदमी कौन था जिसकी हंसी बाकी कैदियों को सुनाई दे रही थी? इंस्पेक्टर माधव जब रात को अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था तो उसकी कार के बोनट पर अचानक वो भयानक आदमी आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर माधव ने खौफ में आकर ब्रेक लगा दी। उसने त्रिशूल से इंस्पेक्टर माधव पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल उसकी आंखों के 1 इंच पहले ही रोक दिया। मैं चाहूँ तो तुझे भी अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुझको तेरा वादा पूरा करने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। अब इंस्पेक्टर माधव को 1 हफ्ते पहले गुजरी घटना याद आने लगी। शहर में 2 बड़े नेताओं की हत्या से अफरा तफरी मची हुई थी। उसके खून के इल्जाम में पुलिस ने भीमा को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि भीमा जैसा आदमी किसी का खून कर सकता है। भीमा? मोहल्ले वाले तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर तूने हत्या जैसे कांड को अंजाम कैसे दिया? आदमी की शक्ल देखकर आजकल पुलिस चार्जशीट बनाने लगी है। शक्ल देखकर नहीं, अकड़ देखकर। तूने मर्डर किया है, वो भी 2 बड़े नेताओं का। तुझे पता है, पिछले हफ्ते भंडारे का खाना खाकर हमारे एरिया में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी। हाँ हुई थी। तो तू कहना क्या चाहता है? जिन 2 नेताओं को मैंने मारा है
उन्होंने अपने सामने वाली पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके भंडारे वाले खाने में जहर मिलवाया था। अगर मैं तुम्हारे पास आकर कहता तो क्या तुम उनको अरेस्ट करते? उनके खिलाफ इतनी आसानी से एक्शन नहीं ले सकते थे, वो काफी बड़े नेता थे। तो फिर मेरे खिलाफ कैसे इतनी आसानी से एक्शन ले लिया? मुझे भी तो खून करते हुए किसी ने नहीं देखा। तभी सामने से उन पर कई गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जीप से उतरकर उन पर फायरिंग करना शुरू किया, लेकिन उनका कांस्टेबल मारा गया। अब इंस्पेक्टर अश्विन और इंस्पेक्टर माधव ही बचे थे। दोनों तरफ से गोलियां खत्म हो चुकी थी और सामने से गुंडे उनकी तरफ भागे आ रहे थे। मैं इन सबको अकेला मार सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना होगा। मेरे जेल से छूटने तक मेरी बेटी नेहा का ध्यान रखना। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। भीमा जीप से बाहर निकला। वहाँ पर बने शिव मंदिर से भीमा ने त्रिशूल लिया और अकेला उन 6 से जा भिड़ा। भीमा उन पर कहर बनकर बरस रहा था और दोनों इंस्पेक्टर ये तमाशा देख रहे थे। भीमा ने अकेले ही उनको खत्म कर डाला और ये देखकर दोनों इंस्पेक्टर हैरान थे। भीमा वापस जीप की तरफ आ रहा था, तभी पीछे से एक गोली चली और भीमा वहीं ठंडा हो गया। गोली चलाने वाला आदमी कौन था ये पता नहीं चल पाया। मैंने इंस्पेक्टर अश्विन को कहा था कि वो की बेटी को अपने घर ले जाकर उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखे। शायद अश्विन ने ऐसा नहीं किया होगा। क्या पिछले हफ्ते अश्विन अपने साथ किसी बच्ची को यहाँ लेकर आया था? हाँ, वो लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो बच्ची अनाथ है। उन्होंने उसको एक दिन हमारे ही घर पर रखा था, फिर उसको अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। ओह नो, यही गलती कर दी उसने। मुझे अभी उसे वहाँ से लाना होगा, वरना मुझे भी मार डालेगा। इंस्पेक्टर माधव देर न करते हुए सुबह ही अनाथ आश्रम से नेहा को अपने साथ अपने घर पर ले आया और अपनी बीवी और अपने बेटे रिंकू को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा नेहा, आज से तुम यहीं रहोगी। आज से रिंकू तुम्हारा भाई और हम दोनों तुम्हारे मम्मी डैडी। हाँ बेटा, अपने भाई रिंकू के साथ खेलोगी, स्कूल जाओगी और मजे करोगी, ठीक है? सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। अब इंस्पेक्टर माधव पुलिस स्टेशन ड्यूटी के लिए निकला तो उसको बाहर भीमा खड़ा हुआ नजर आया। भीमा, अब तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं अब सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, उस रात जो हम पर हमला हुआ था वो खास तुम्हें खत्म करने के इरादे से ही हुआ था। किसने मरवाया था मुझे? जिन 2 नेताओं को तुमने मारा था उनकी पार्टी के एमएलए ने तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। एमएलए रघुवीर। या रघुवीर, तेरी मौत आ रही है। एमएलए रघुवीर अपनी हवेली में 2 पॉलिटिशियंस के साथ बैठा हुआ था। अच्छा हुआ उसको हमने मौके पर ही खत्म करवा दिया, वरना पुलिस जांच पड़ताल करती तो हमारे नाम भी खुल जाते कि उस भंडारे वाले खाने में जहरीली दवाई हमने ही मिलवाई थी। तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। सामने खड़ा भीमा जोर जोर से त्रिशूल को जमीन पर मार रहा था और खून भरी निगाहों से उनको देख रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? ये कहकर वो उठा और उसने पीछे से गन निकालकर भीमा पर फायरिंग की। त्रिशूल से उसकी गर्दन उड़ा दी, जो कटकर रघुवीर के कदमों में जा गिरी। भागो! दोनों भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, भीमा उनके सामने आ गया और एक ही बार में त्रिशूल दोनों के सीने से आर पार कर दिया। इंस्पेक्टर माधव वहां पहुंचा तो दोनों की लाशें त्रिशूल के सहारे जमीन पर खड़ी थी। जो भी पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए आम इंसान की जान खतरे में डालने की सोच रहा है, वो मरने के लिए तैयार हो जाए।